Hi students, how are you? I am Mohammad Idris and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज मैं आप लोगों के सामने में एक बहुत ही अच्छी तरह से हम बात करेंगे कि शुरू से लेकर अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो भी टॉपिक से कवर हुआ है उसके बारे में एक तरह से ये एक समरी है। और पिछले वीडियो में मैंने लास्ट टॉपिक को कवर किया था इस वीडियो पिछले वीडियो में, और मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किया है एक बार फिर से उस पर थोड़ी सी नजर हम डाल लेते हैं। सबसे पहला जो मैंने टॉपिक कवर किया था इलेक्ट्रिक चार्ज का। किसका क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, रब करने से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है उसके अंदर दो तरह की क्वालिटी होती है। किसी मटेरियल के अंदर में ऐसी क्वालिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, किसी मटेरियल के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। लॉसिंग अगर लॉस करता है तो यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वैसी स्थिति में वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जबकि कोई मटेरियल के अंदर में ये कैपेसिटी होती है कि हम गेन करेंगे, यानी गेन करता है तो वैसे क्या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वैसी स्थिति में चार्जेस कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्जेस है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमने सिंबल को क्या दिया था? क्यू दिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट कूलम बताया था, COULOMB कूलम। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से। हाँ, इसका ऐसा यूनिट कूलम है। यूनिट इसकी कुछ बात नहीं थी, इसके बीच में फोर्स की बात थी कि जब दो टाइप के चार्ज यानी कि दो सेम टाइप के चार्जेस अगर हम ये रखेंगे एक दूसरे को 1 मीटर के डिस्टेंस पर तो उसके अंदर उसके बीच में एक रिपल्सेशन होगा और उस रिपल्सेशन की वजह से एक फोर्स अट्रैक्ट होगी, फोर्स क्रिएट करेगी और वो फोर्स कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो कहने का मतलब ये चीजें इसके यूनिट नहीं होता, इसके यूनिट हम छोड़ देते हैं, फॉर्मूला भी इसका हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना? अब हमारे पास में क्या है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस की जहां तक सवाल है उसमें से नंबर फर्स्ट में क्या था? पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड में से क्या था हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दो तरह टाइप के चार्जेस हैं। हमने इससे पहले इस फर्स्ट वीडियो में ही शायद इसको मैंने कवर किया था। और इसमें से क्या है कि ये आपका ये टॉपिक है। उसके बाद नंबर 2 सेकेंड में हमने क्या टॉपिक को भी किया था कि यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस में यानी कि पीडी जिसको बोलते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि जब मतलब कि कोई चार्जेस को रखते हैं तो वो हमेशा ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। ये इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगर आता है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो रियली बात यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही दो के बीच में क्या होती है कि मतलब कि चार्ज फ्लो होती है। तो इसमें से क्या है कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास सिंबल क्या था कि V हमने यानी कि इसको V से डिनोट करते थे क्योंकि इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है और V से डिनोट करते हैं। ठीक है? या अगर हम इसको PD भी बोल दें, इसको ऐसे PD भी बोल दें तो कोई दिक्कत इससे नहीं होती है। PD क्या? PD वोल्ट है ना? तो इसी तरह से ऐसा यूनिट इसका क्या है? वोल्ट है और इसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? यूनिट ऑफ वोल्ट की बात हो रही। तो जब हमने बताया था कि जब वोल्ट की जहां तक पीडी क्या होता है कि जब
क्यू पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो होती है किसी भी मतलब कि वायर से या कंडक्टर से होकर, तो उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ वर्क होता है। और वर्क होता है किससे, बाय मूविंग क्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इसीलिए हम इसका यानी कि यूनिट की बात हो गई, तो कहने का मतलब है कि यूनिट्स की बात हो गई, तो यहां पर हो गया वर्क यानी कि जूल बाय कूलम। क्या होता है, जूल बाय कूलम। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, जूल बाय कूलम, और इसको जूल सॉरी ये कूलम सी रेज टू पावर -1, ये दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हमने बताया था आपको कि V इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला था। और इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर किसी भी कंडक्टर से होकर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या चार्जेस फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तीसरा हमने बात किया था, और इसको यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोल सॉरी वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं इसको हम, यानी कि वोल्ट मीटर। इसको मापने की जहां तक बात है, मैं यानी कि इंस्ट्रूमेंट यहां पर मैं लिख देता हूं, इंस्ट्रूमेंट measured by instrument for measuring बहुत ही छोटा होगा, शायद आप लोग इसको देख लीजिएगा। मेजरिंग पीडी क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर होता है। और ये वोल्ट मीटर हमेशा किसमें कनेक्ट होता है, ये वोल्ट मीटर हमेशा किसमें होता है, ये क्या होता है, ये पैरेलल में होता है, यानी कि दो रेजिस्टेंस के पैरेलल में। और वो भी कैसा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस के बीच में। तो ये मैंने इसमें से बातचीत किया था। इसमें से ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी अगर टोटल वे से हम इसको कवर करेंगे तो इसमें से क्या है, वोल्ट मीटर। तीसरा है आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जहां तक बात है, ये आई से हम लोग डिनोट करते हैं ना, आई से, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब है कि जब हम हाई पोटेंशियल को यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को अगर उसके क्या करेंगे कि वायर के थ्रू से और एक डिवाइस के थ्रू से या फिर एप्लायंस के थ्रू से अगर जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्मिनल को, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, यानी अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये एक हमारे पास में क्या है, बैटरी है, ड्राई सेल है, सॉरी सेल है, ये क्या, ये सेल है। अगर हम इस सेल को, हमारे पास में ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। अगर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम क्या करते हैं, किसी ना किसी एप्लियंस से इसको जोड़ देते हैं, किससे जोड़ते हैं, एप्लियंस, इलेक्ट्रिक एप्लियंस से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये बल्ब है तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, हाई पोटेंशियल होती है और यहाँ पर लो पोटेंशियल होती है। तो यही चीजें क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगी वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और क्या है कि इसमें से क्या है कि ये की तरफ यानी कि फ्लो करेगी, और यही क्यू पॉजिटिव चार्ज, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि फ्लो ऑफ क्यू पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे डिनोट करते हैं। इसका यूनिट की बात हो रही है, ऐसा यूनिट की बात है, तो इसको हम एम्पियर के नाम से जानते हैं, एम्पियर इसको ए से डिनोट करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था। उसके बाद यूनिट ट्रिक की जहां तक बात है, एम्पियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू यानी चार्ज अपॉन टाइम, यानी हो गया कूलम बाय
टाइम, यानी कि ये कूलम पर सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको, कूलम पर सेकेंड, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम कूलम पर कूलम सेकेंड रेज टू पावर -1। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गई। उसके बाद हमें बात करना है आपके लिए इसमें रेजिस्टेंस की अभी नहीं, हमारे पास में है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हमने बात किया था, फोर्थ में है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ को हमने इस पर क्या किया था कि काफी अच्छी तरह से बातचीत की थी। हमने क्या बोला था कि जब किसी, यानी कि ये ओम्स लॉ ने ओम सर ने इसके लिए क्या किया था कि ये थ्योरी दी थी, क्या दी थी कि जब किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, किसी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके पीवी से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें से हमने यही बात की थी कि उस जितने भी कंडक्टर है, सभी कंडक्टर के अंदर में क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात किया था कि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस एक ऐसा मतलब कि क्या है कि प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से या चार्ज को फ्लो होने से क्या करता है, अपोज करता है। तो ये हो गया ओम्स लॉ की बात हो रही है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में क्या देखा था कि फर्स्ट इन्होंने क्या बोला था कि V यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और उसी तरह से अगर हम इसको लिखते हैं तो यानी और के अंदर में हमारे पास में क्या आ जाएगा, V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में क्या लिया था कि सबसे पहले बड़ी बात यह है कि V और I जितने भी कंडक्टर हैं, सभी कंडक्टर के अंदर में क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, और उस रेजिस्टेंस को लेकर रेजिस्टेंस को कॉमन कांस्टेंट लिया गया, और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि एक ये फॉर्मूला ड्राइव किया I इंटू R, ठीक है। ये V के यानी कि ये उसी के अकॉर्डिंग है I इंटू R। सिंबल होता है आपके पास में I इंटू आर की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस की बात हो रहा है यहाँ पे, तो R की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है, V बाय आई, R की बात हो रही है, ये कांस्टेंट है रियली में, यही कांस्टेंट हमने बताया था। इसका सिंबल था आपके पास में क्या कि सबसे पहले इसमें इसका सिंबल हमारे पास में ओम ही है, ऐसा यूनिट उसका ओम ही होता है। तो सिंबल इसमें से कुछ भी हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने आई और आर, इससे पहले मैंने इसके पहले ही इसको ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। यहाँ पर आर की बात हो रही है, यानी कि रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे इसके। तो इस पर यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब कि क्या होता है कि रेजिस्टेंस, इसमें से हम कोई भी सिंबल नहीं डालेंगे, इसका यूनिट होता है आपके पास में ऐसा यूनिट ओम, क्यों ओम, यानी OHM ओम। और ये रियली में ये क्या है कि एक ओमेगा एक मतलब कि वर्ड है, उसके थ्रू से इसको डिनोट किया गया था। तो इसको ओम को हम इस तरह से हम क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं ओम, ठीक है। अब यहां पर आ गई है हमारे पास में SI यूनिट की बात हो रही है, R यानी कि ओम, तो V अपॉन यानी कि V अपॉन I का मतलब है कि वोल्ट बाय एम्पियर, वोल्ट बाय एम्पियर, या फिर हम लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर रेज़ टू पावर -1। इसका फॉर्मूला की बात हो रही है, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहां पर लिख दिया, इसका फॉर्मूला आप यहां पर लिख दीजिएगा R इक्वल टू V बाय आई, क्योंकि ऑलरेडी उसको पोटेंट रेजिस्टेंस के बारे में ही ऑलरेडी उसको दिखाना था। ये ओम्स लॉ हो गया। उसके बाद ओम्स लॉ के बाद में हमने बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पर, यानी कि 4 कोड वर्ड मैंने बताया था, इसमें से फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर,
फैक्टर्स affecting the resistance of a कंडक्टर। इसमें से क्या बताता है, चार चीजों पर, L A N T, लेंथ। इसमें से क्या चीज है कि लेंथ, यानी कि लेंथ क्या होता है कि अगर लंबाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, लंबाई कम है तो रेजिस्टेंस कम है। इसके अकॉर्डिंग में हमने ये बताया था कि फर्स्ट कंडीशन में कि L इज यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ ऑफ इट्स लेंथ ऑफ कंडक्टर। एंड सेकेंड में हमने बताया था कि एरिया के बेसिस पे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, का मतलब हो गया वो काट का मतलब कि जो उसका एरिया है वो, और साथ ही साथ क्या है, या फिर 1/d² का मतलब है कि डायमीटर पे स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर सिंबल की जहां तक बात है, इसके लिए हम कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते, तो इसका ऐसा यूनिट भी कोई भी यूज नहीं होगा। इसका मतलब कि यूनिट में भी हम कुछ नहीं ले सकते और फॉर्मूला में भी हम इसके कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी पर हम भले, यानी कि यहां तक तो नहीं किया था, लेंथ की बात हो रही है। उसके बाद यानी कि छठे मतलब कि किसी टॉपिक में हमारे पास में था सिक्स्थ टॉपिक, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पहले भी बताया था कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर यानी कि ये क्या है, एबिलिटी होती है रेजिस्ट करने की, हर किसी कंडक्टर में पाया जाता है। इसीलिए हम इसको रियो से मतलब कि क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसके रियो से डिनोट करते हैं। और इसमें से क्या चीज मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी सभी के अंदर में कॉमन होती है, इसको हम किससे, रियो से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर क्या चीज है, रियो। हाँ, ये रियो है, तो रियो से डिनोट करते हैं, या ऑलरेडी इस तरह से हम लिखते हैं, इसको डिनोट ऐसे कर लीजिए। ठीक है, रियो से डिनोट करते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस हैं सभी के अंदर में रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये डिपेंड करती है नंबर फर्स्ट दो चीजों पे डिपेंड करती है। इसमें से लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड नहीं होता। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड होती है, जैसे LANT था ना, LANT लेंथ, इस पर डिपेंड होता है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं होता, लेकिन इस पर डिपेंड होता है। लेकिन इसी से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसमें से क्या, फर्स्ट में से क्या बताया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। उसके बाद सेकेंड में से इसका क्या था, एरिया, यानी कि R यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दी एरिया। और इसी दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास में क्या निकला था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L डायरेक्टली और एंड प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी आपके पास में हो गया, हम लिख सकते हैं यहां पर सिंबल, फॉर्मूला की बात वहां पर हो जाएगी। तो ये चीजें हमारे पास में। उसी तरह से अगर रेजिस्टिविटी दोनों के तरफ में अगर हम ले लेते हैं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, यानी कि रियो रेजिस्टिविटी सभी में क्लियर होता है, L/A हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हम वहां पर बात करेंगे। सिंपल की जहां तक बात है रेजिस्टिविटी का, हमारे पास में सिंपल रियो से हम इसको क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं। SI यूनिट की जहां तक बात है किसका, रेजिस्टिविटी का, वो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। और इसको हम क्या लिखते हैं, सिंबल इसका है ओम मीटर, सिंबल इसका क्या है, ओम मीटर। ठीक है, यूनिट की जहां तक सवाल है आपके पास में, क्या हो जाएगा कि यहां पर जो चेक करना, आप ये फॉर्मूला हम लेते हैं कि R इक्वल टू रियो इंटू एरिया, सॉरी लेंथ अपॉन एरिया,
लेंथ ऑफ अ कंडक्टर अपॉन एरिया। जब हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो रियो इक्वल टू हमारे पास है आर इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा एन। ये चीजें हमने बातचीत की थी और इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि मीटर पर सेकेंड, यानी कहने का मतलब यूनिट इसका हो जाएगा, यूनिट की बात यहां पर कर रहे हैं तो दोनों करीब करीब सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या, क्योंकि हमारे पास में ओम है, एरिया है, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, ओम मीटर ही रहेगा, यूनिट भी सेम। तो यहां पर हम सेम चीजें यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यूनिट ओम मीटर हो गया। अब उसके बाद हमने बातचीत की थी आपके आपके साथ में कि ये तो रेजिस्टिविटी हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन यानी कि सिक्स्थ सेवंथ में से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। इसके पूरा मैं मिटा देता हूं, हो सकता है कि ये डबल इसका ले ले। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस यानी कि हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, किसमें, कंडक्टर पे, कंडक्टर के साथ में। कैसे हम कर सकते हैं इसके लिए हम बात करेंगे। यानी कि नंबर 7 था ना, 7 की सीरियल नंबर देख लीजिएगा क्या है। इसमें से था क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस इसमें से या रेजिस्टर्स। तो इसमें से क्या है कि मैंने दो तरह का बताया था, कंबाइन हम दो तरह से कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट में क्या है आपके साथ में, यानी कि सीरीज में, जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस को एक मतलब कि एंड टू एंड अगर हम क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, रेजिस्टेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज की बात कर रहे हैं। जैसे R1, R2 और R3। इसमें से क्या बोला था कि जो इंडिविजुअल मतलब कि क्या होता है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का। ये चीज आपको समझ में आया था। और इसके इसके थ्रू से अगर हम यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसका। और इसमें से क्या होता है, सेम पीडी फ्लो करता है, कैसा, सेम सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसकी पीडी डिफर्स होगा, क्योंकि जैसे इससे इसको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा फिर कम होगा, इस तरह से जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ता जाएगा उसकी पीडी घटती चली जाएगी। इस तरह से पीडी डिफरेंस होता है। और पीडी डिफरेंस होने की वजह से V इक्वल टू आई V इक्वल टू हमारे पास में I इंटू R1 की बात हो रही थी, R की बात हो रही थी। और इस तरह से हमने इसी के थ्रू से क्या किया था, इसको ड्राइव किया था। तो ये चीज क्या है कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में से वो मतलब कि क्या होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्वल टू जितने भी ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को प्लस करेंगे तो इसमें से हाई रेजिस्टेंस होती है, हमने बातचीत किया था इसमें से। उसके बाद क्या है कि इसमें से पीडी क्या होता है, डिफर करता है, ठीक है ना। और सेम टाइप का यानी कि एक कॉमन स्विच सभी के लिए यूज होता है। इसमें से क्या है कि ये थोड़ी सी बात ये चीज है कि एक बार ऑन करेंगे तो सभी के सभी ऑन होगा, एक बार ऑफ करोगे तो सभी सभी ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। सेकेंड कंडीशन में क्या चीज है हमारे पास है, पैरेलल की बात हो रही है। पैरेलल, पैरेलल में हमने क्या बताया था कि जब दो दो एंड के बीच में जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, दो दो पॉइंट के बीच में जब एक नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे तो वैसी स्थिति में क्या होगी कि चाहे आप जितने भी मतलब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, हम जानते हैं। अब क्या है, इसमें से क्या होगी कि पीडी तो सेम फ्लो करेगी, सेम पीडी है, लेकिन इसमें से क्या होगा, करंट डिफर करेगा। ये आई यहां से है, यहां पर आई होगी, ऑलरेडी ये आई का वैल्यू सेम ही रहेगा। अब यहां पर चेक करना, ये इधर से जाएगा तो I1 हो जाएगा, इधर से जाएगा I2 हो जाएगा, इधर से जाएगा I3 होगा। इसीलिए इसमें से क्या मैंने बोला था कि रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस।
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये मैंने बात किया था। ये चीजें क्या है इसके लिए, इसमें से पीडी तो पीडी इसका सेम होता है, लेकिन इसका क्या होता है कि अलग सेपरेट स्विच होती है इसमें से। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर बात हो रही है सिंबल की और ये यूनिट की, और इसकी तरह कुछ बात नहीं हो पाएगी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसका कोई खास तौर से ज्यादा सिंबल और ऐसा यूनिट की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे, ये हम डॉट कर देते हैं सभी को, ठीक है। तो ये चीज होगी आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, ये 7th टॉपिक था। 8th टॉपिक में हम लेकर चलेंगे आपको कहां पर, पार के अंदर में। पार 8th में क्या था, पार की बात हो रही थी। तो पार की जहां पर बात है तो ये क्या है कि पावर यानी मसल पावर की बात नहीं यहाँ पे, यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है। इलेक्ट्रिकल पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर होने का मतलब है कि मैं इसको किससे डिनोट करता हूं, पी से डिनोट करता हूं, पी से पावर, ठीक है ना। और आपके पास में ऐसा यूनिट यानी फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब होता है वर्क डन बाय पर यानी कि पर सेकंड, वर्क डन बाय पर सेकंड, यानी कि W बाय क्या होगा, टी, W बाय टी, वर्क यानी कोई भी मतलब कि वर्क करने में जितना भी मतलब कि क्या होता है टाइम लेता है, वो क्या होता है, पावर। जब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कोई व्यक्ति ज्यादा काम कर लेता है, कोई व्यक्ति कम काम करता है, उसको बोलते हैं जो ज्यादा काम करता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो ज्यादा पावरफुल है, और जो कम करता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। इसका मतलब P इक्वल टू W/T। इसके लिए हमारे पास में क्या है कि यूनिट की जहां तक बात है इसका जूल पर सेकेंड, और या तो फिर हम लिख सकते हैं ना जूल सेकेंड रेज़ टू पावर 1 है, हो गया। अब SI यूनिट की बात यहाँ पर हो रही है, पावर की SI यूनिट जेम्स वाट के नाम पर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वाट, और इसको हम से भी डिनोट कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में इसके हम कई फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, कि जैसे आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए मैंने इसी के थ्रू से बताया था आपको क्या कि W इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है ना। ये P इंटू टी का मतलब हो गया कि यहां पर क्या है, या तो इसको हमने क्या कहा कि भाई वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ये बताया था। अब इसका मतलब वर्क डन का मतलब यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कि हम वर्क करेंगे तो हमारे वर्क को हम इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। इसका मतलब है कि W इक्वल टू E हम ले सकते हैं, और इसी तरह से हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं कि E इक्वल टू क्या होगा, P इंटू टी। ये क्या है कि वाट यानी कि जूल पर सेकंड बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको हम लार्ज यूनिट में भी यूज कर सकते हैं, किलो वाट पर आर। तो किलो वाट पर आर, यहां पर हमारे पास में क्या था कि ये आपके पास सेम चेक कर लीजिए, किलो वाट पर आर। अब यहां पर क्या है, इसका लार्जर यूनिट को हम देख सकते हैं ना, किलो वाट। तो हम जानते हैं कि 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, ये नहीं होता है 1000 वाट। इसके लिए अगर हमने यहाँ पर मतलब कि क्या किया कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लेता हूं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर कंज्यूम करना चाहे यानी कि क्या हो, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो यानी कि ये क्या है, वाट सेकंड का मतलब यहाँ पर है, अगर इसी वाट को अगर हम क्या करते हैं कि लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात यहाँ पर 9 में देखता हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी सिंबल हमारे पास में ई है, आपके पास में क्या ऐसा यूनिट क्या है आपके पास में, किलो इलेक्ट्रिक एनर्जी वाट सेकंड क्या, वाट सेकंड है, W बाय सेकंड नहीं WS,
इसको हम किलो वाट पर सेकेंड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें से हमने आपको प्रूव करवा के दिखाया था कि किलो वाट पर सेकेंड, किलो वाट सेकेंड का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, और इसको आवर में लाएंगे तो 60 इंटू 60 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो 36 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो, ये 5 जीरो 1 2 3 4 3 to 5 यानी कि क्या बचा है, जूल बचा है। इसमें से मैंने इसकी साइंटिफिक रीजन में, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल यानी कि एनर्जी कंज्यूम करेगा जब 1 वाट आवर की बात हो रही है। तो अगर हम 1 वाट आवर लेते हैं 1 वाट आवर, इसको बोलते हैं एक यूनिट, क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। आवर का मतलब होता है एक यूनिट, इसको बोलते हैं। और यही चीजें क्या है कि ये खास तौर से किसके थ्रू से यूज होता है, ये इलेक्ट्रिशियन के थ्रू से यूज होता है, ताकि उसको किसी भी तरह का मतलब कि असुविधा ना हो, इनकन्वीनियंट फील ना करे, क्या चीज फाइंड करने के लिए, बिल को निकालने के लिए। ठीक है, अब यहां पर है 10th में एक लास्ट टॉपिक बच गया है, उसको बोलते हैं हम क्या, लास्ट टॉपिक में क्या बच गया है भाई, लास्ट टॉपिक में है आपके सामने में, यानी कि 10th टॉपिक। 10th टॉपिक में क्या बताया था मैंने, 10th टॉपिक में शायद इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, पावर के बाद हो गया आपके पास में, पावर के बाद में हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। कोई बता पाएंगे लास्ट टॉपिक क्या था, नहीं बता पाओगे, हीटिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इस तरह से एफ नहीं पढ़ लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओ माय गॉड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का आई का 3 इफेक्ट होता है, क्या क्या होता है, एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है केमिकल इफेक्ट, तीसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट एच हीटिंग इफेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। इस चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट की बात हो रही थी, तो हीटिंग इफेक्ट को हम H से डिनोट करते थे। इसका यूनिट क्या था, SI यूनिट था आपके पास में, क्या था SI यूनिट की बात हो रही है, हीटिंग इफेक्ट का क्या, जूल ही तो है, जूल ही होगा, है ना, जूल, जूल यानी कि J से डिनोट करते हैं, हाँ, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू यानी कि वर्क डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी या कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा उतना ही हीट होगा और हीटिंग वर्क होगा, इसका मतलब जूल ही है, ठीक है ना। इसका यूनिट की बात हो रही है ना, तो हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, शायद यही है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है, यही है। अब यहां पर क्या है कि एम्पियर एम्पियर जो भी है यूनिट की जहां तक बात है रहने दो, यानी कहने का मतलब ये चीज है। इसमें से मैंने आपको क्या बताया था, H इज डायरेक्टली थर्ड कंडीशन था, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। सेकंड में बताया था H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। थर्ड में बताया था आपको H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि टाइम, जितनी ज्यादा टाइम तक आप यूज करोगे उतनी ज्यादा हीटिंग होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, जल्दी बोल, उतनी ज्यादा हीटिंग होगी, और जितना यानी कि क्या होगा पास करेगी उसके डबल, यानी डबल का मतलब स्क्वायर की बात हो रही है, अगर डबल कर दोगे 4 टाइम्स 4 हाफ करोगे तो 1/4, ये बताया था। अब इसमें से क्या था कि जब हाई रेजिस्टेंस निक्रोम की यानी यही वजह है ना कि ये चीजें बढ़ाने के लिए, यानी कि इसको बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एलॉय को यूज करते हैं, क्या करते हैं,
एलॉय। और एलॉय के अंदर में क्या होती है कि दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाकर क्या करते हैं, एक न्यू टाइप का मेटल तैयार होता है। उसका रेजिस्टिविटी एक बिल्कुल हाई हो जाती है, जिसकी वजह से उधर से इलेक्ट्रिक करंट पास होते ही क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट फील करती है। और वो क्या होता है कि रेजिस्टेंस और करंट के बीच में कुछ यानी कि क्यू क्यू चार्ज के बीच में क्या होता है, कलेक्शन होती है, और कलेक्शन की वजह से हीटिंग होती है। और यही हीटिंग की वजह से क्या होता है, हीट होता है। और वही हीट का फायदा तुम लोग उठाते हो, क्योंकि इसी हीटिंग को, यही हीटिंग इफेक्ट को हम प्रेस करने में भी, यही हीटिंग इफेक्ट को हम किसमें, गीजर में भी, यही हीटिंग इफेक्ट को हम टोस्टर में भी, यही हीटिंग बहुत सारा है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, तो ये चीजें यानी कि एलॉय यूज करते हैं। ठीक है ना। ओके बाय। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना सा ही। नेक्स्ट में जो हमारा जो टॉपिक होगा वो शायद फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि हम लेके आएंगे न्यू चैप्टर, और बिल्कुल फर्स्ट क्लास बायलिंगुअल। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब कि क्या है कि इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम जहाँ पर जीते हैं वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश नहीं है, अंगिका भी बोलते हैं, वहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी यूज होती है, ऐसी कुछ बात नहीं। इसीलिए इंग्लिश समझने वाले बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा बाइलिंगुअल बताने के बाद स्टूडेंट्स को और भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे बाइलिंगुअल वीडियोस, जो नेक्स्ट चैप्टर में जक्कास सा लेके आऊंगा। इस सेशन में काफी हमें परेशानी हुई, क्योंकि इसमें से हमारे सामने में बच्चे नहीं होते, बोलने में थोड़ी सी क्या हो हेजिटेशन था, हमारे पास रिसोर्स की कमी थी, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप ऐसा फील नहीं होगा, और मैं बहुत सुंदर से आपका नेक्स्ट वीडियो जो भी जिस भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों का बहुत फर्स्ट क्लास में आप लोगों का क्या लूंगा कि यहाँ पर क्लासेस लूंगा। ठीक है ना। ओके, इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ मिलेंगे। इसके लिए तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।